तो उसमें चार्ट हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस का। तो उसमें हम लोग स्टार्टिंग करेंगे एप्लीकेशन से, कि इसमें चार्ट का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है, यूज़ क्या है, ताकि हमें समझ में आए बेसिकली कि हम इसमें चार्ट को पढ़ें। पहले उसका यूज़ देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। देन वी स्टार्ट कि उसको बनाते कैसे हैं, कैसे उसका कंस्ट्रक्शन हुआ बेसिकली। उसके अंदर आर और एक्स सर्कल्स होते हैं, तो उनकी इक्वेशंस क्या हैं, वो होते क्या क्या हैं। उसके बाद कंप्लीट स्मिथ चार्ट दिखने में कैसा है, और फिर प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। एंड देन वील कंक्लूड कि पूरा का पूरा जो टॉपिक हमने पढ़ा उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, क्या क्या हम कर सकते हैं, कैसे हम उसको आगे क्वेश्चन या प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशंस ऑफ स्मिथ चार्ट, ठीक। तो जैसे आपने ट्रांसमिशन लाइन अभी सिलेबस में पढ़ा, तो उस ट्रांसमिशन लाइन्स के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू इनपुट इम्पीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, आउटपुट ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट वाली ट्रांसमिशन लाइन या मैच्ड ट्रांसमिशन लाइन से हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स, है ना, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, कितना पोर्शन मेरा ट्रांसमिट हो रहा है, कितना पोर्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम बेसिकली इस ट्रांसमिशन लाइन प्रॉब्लम के थ्रू, स्मिथ चार्ट के थ्रू ट्रांसमिशन लाइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं आरएफ एम्पलीफायर को डिज़ाइन करूं तो वो भी मैं कर सकता हूं यूजिंग द स्मिथ चार्ट, बिकॉज अल्टीमेटली मैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट से ये आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि मेरा कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली आई कैन यूज ऑल्सो इन एलसी इम्पीडेंस मैचिंग नेटवर्क्स एज वेल। उसके बाद हम लोग एंटीना में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इम्पीडेंस की प्लॉटिंग करने के लिए, इम्पीडेंस की मैचिंग करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मेरी इम्पीडेंस मैचिंग होगी तो मैं रिफ्लेक्शन को मिनिमाइज कर सकता हूँ। मेरा मेन काम यह है कि जितना इनपुट पावर मैं दे रहा हूँ वो सारा का सारा इनपुट आउटपुट तक ट्रांसमिट हो पाए, पहुँच पाए, ठीक है। तो वो तब होगा जब मैं इम्पीडेंस की मैचिंग कर लूँगा। तो अगर मुझे इम्पीडेंस कैलकुलेट करना आ गया तो उसकी इम्पीडेंस की मैचिंग भी मेरे लिए कंपैरेटिवली आसान होगी, कि मैं कितना पोर्शन इसका इमेजिनरी पार्ट कर लूँ, कितना रियल पार्ट कर लूँ, दोनों अगर मैच होते हैं तो इट विल बी वेल एंड गुड फॉर मी। उसके बाद शुरू करते हैं हम कंस्ट्रक्शन पे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में जैसे मैंने आपको बताया कि दो सर्कल्स हैं, है ना। स्मिथ चार्ट इज मेड अप ऑफ अ फैमिली ऑफ सर्कल्स एंड अ सेकेंड फैमिली ऑफ आर्क्स ऑफ सर्कल्स। तो मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो सर्कल्स होंगे उसमें खूब सारे, और एक कुछ आर्क्स होंगे उसके अंदर, और वो आर्क्स भी सर्कल के ही होंगे, ऐसा नहीं है कि वो आर्क सर्कल के नहीं, ठीक है। जो मेरे सर्कल्स हैं, ये जो सर्कल्स हैं, फैमिली ऑफ सर्कल्स, मैंने दो चीज बोली, फैमिली ऑफ सर्कल्स और आर्क्स ऑफ सर्कल्स। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स को बोलते हैं कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल्स, ठीक है। इस हर सर्किल पे मेरा उस इंपीडेंस का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल्स। दूसरी चीज है, मैं बोलता हूं आर्क्स को, फैमिली ऑफ आर्क्स, उसको बोला जाता है कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल्स, ठीक है। वहां पर मेरा इंपीडेंस में जो भी इमेजिनरी पार्ट है, फॉर एग्जांपल कैपेसिटेंस है तो माइनस जे ओमेगा एक्सी, है ना, और अगर इम्पीडेंस है तो या इंडक्टेंस है तो प्लस जे ओमेगा एक्सएल। तो वो सारी चीजें बेसिकली मेरी जो है वो कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल्स के अंदर आती हैं, और वो स्मिथ चार्ट में हम लोग आर्क्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद इम्पीडेंस में हम रियल और इमेजिनरी वैल्यूज आइडेंटिफाई करते हैं। इम्पीडेंस को हम इमेजिनरी और रियल टर्म्स में लेकर के चलते हैं, और फिर उसको हम आर और एक्स सर्कल्स की फॉर्म में प्लॉट करते हैं। तो रियल पार्ट जो है वो रेजिस्टेंस बताता है, और यानी हम उसको सर्कल्स की फॉर्म में स्मिथ चार्ट के अंदर शो करते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट है यानी जो रिएक्टेंस है, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का जो रिएक्टेंस पार्ट है, उसको हम आर्क्स की फॉर्म में स्मिथ चार्ट के थ्रू शो करते हैं, ठीक। और इस आर्क का और सर्किल का जो भी इंटरसेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है, उसको हम एक इंपीडेंस की फॉर्म में प्लॉट करते हैं ओवर दिस स्मिथ चार्ट, ठीक। अभी थोड़ी देर में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, मैं दोबारा इन चीजों को रिपीट करूंगा जब मैं स्मिथ चार्ट दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो उसके अंदर में ये सारी चीजें, जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन करे हैं, ये पॉइंट्स मैं आपको वहां पर डिस्प्ले दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन, ठीक। अब देख लेते हैं कि एक्स और आर सर्कल्स की इक्वेशंस को कैसे डिराइव करते हैं। तो अगर मेरे पास
हम स्मिथ चार्ट में जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो वील स्टार्ट और वील बिगिन विद द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। तो मेरी गामा की इक्वेशन क्या थी, मैंने डिराइव करा था ZL माइनस जेड नॉट डिवाइड बाई ZL प्लस जेड नॉट, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। गामा अगर मेरा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो उस गामा को मैं एब्सोल्यूट वैल्यू और एंगल दोनों में कन्वर्ट कर सकता हूं, या फिर इस पोलर रिप्रेजेंटेशन के अलावा मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दैट इज गामा आर प्लस जे गामा आई, वेयर गामा आर स्टैंड्स फॉर गामा रियल, है ना, यानी रियल पार्ट कितना है। x प्लस जे वाई अगर मैंने लिख लिया तो x इज रियल, y इज इमेजिनरी, तो गामा आर इज रियल एंड गामा आई इज इमेजिनरी। तो मैंने इस एब्सोल्यूट वैल्यू गामा और थीटा गामा को कुछ इस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन में गामा आर प्लस जे गामा आई की फॉर्म में लिख लिया। यहां पर गामा आर को मैं क्या बोलता हूं, रियल पार्ट ऑफ गामा, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ गामा। और गामा आई को क्या बोलता हूं, गामा आई इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ गामा, ठीक है। तो गामा आई ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, गामा आर ये रियल पार्ट हो गया, ये गामा है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। अब हम चलते हैं इस नॉर्मलाइज्ड इंपीडेंस। नॉर्मलाइज्ड इंपीडेंस स्मॉल जेड एल, कंप्यूटर में स्मॉल जेड को ऐसे नहीं लिख सकता तो मैंने यहां पर जेड ही लिखा है, ठीक है। ये स्मॉल जेड है छोटा और ये वाले कैपिटल जेड है। स्मॉल जेड मतलब नॉर्मलाइज्ड इंपीडेंस, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड इंपीडेंस। और नॉर्मलाइज्ड इंपीडेंस हम निकालते कैसे हैं, तो उसको निकालने का कुछ अलग से तरीका नहीं है, हम सिंपल क्या करेंगे, उसको कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस से डिवाइड कर देंगे। मेरे पास दो रेजिस्टेंस है, एक है लोड रेजिस्टेंस, एक है मेरे पास इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट इंपीडेंस और लोड इंपीडेंस। तो अगर मैं नॉर्मलाइज्ड लोड इंपीडेंस निकालना चाहता हूं, दैट मींस आई विल डिवाइड इट विद द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो ये आ जाएगा मेरा नॉर्मलाइज्ड लोड इंपीडेंस, ठीक है। ये क्या है मेरा नॉर्मलाइज्ड लोड इंपीडेंस, ठीक है। और अगर मैं इनपुट इंपीडेंस गिवन है तो अगर मैं उसको कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस से डिवाइड करता हूं तो उसको बोलता हूं स्मॉल जेड आई एन, और ये बोला जाएगा नॉर्मलाइज्ड इनपुट इंपीडेंस, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड इनपुट इंपीडेंस। तो ये स्मॉल जेड एल और स्मॉल जेड आई एन दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन से मैं अपने नॉर्मलाइज्ड इंपीडेंस को शो कर सकता हूं। क्योंकि यहां पर मैंने लोड इंपीडेंस की फॉर्म में लिखा है एक्सप्रेशन, तो यहां पर मैंने नॉर्मलाइज्ड लोड इंपीडेंस निकाला है और उसकी वैल्यू कैसे लिखी है हमने, जेड एल डिवाइड बाई जेड नॉट। जेड एल आपको ट्रांसमिशन लाइन के टर्मिनेशन पर यानी लोड पर कितना इंपीडेंस लगाया है, दैट विल बी लोड इंपीडेंस। और अगर मैं उसको कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, नॉर्मलाइज्ड लोड इंपीडेंस मिल जाएगा। अब अगर ये ZL या Z0 कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैं इन दोनों का डिवीजन को एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन से लिख सकता हूं, और इसमें जो रियल पार्ट है दैट विल बी दी आर सर्किल, और जो इमेजिनरी पार्ट है दैट विल बी एक्स सर्किल, ठीक है। तो ये इस नॉर्मलाइज्ड लोड इंपीडेंस या नॉर्मलाइज्ड इनपुट इंपीडेंस से मैं क्या आइडेंटिफाई करूंगा, मैं कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्किल्स और कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्किल्स यानी आर और एक्स सेपरेटली आइडेंटिफाई करूंगा, ठीक है। और उसके बाद यहां इन दोनों इक्वेशंस को निकाल करके मैं फिर इक्वेशंस में सर्किल्स को या आर्क्स को प्लॉट करूंगा और एक कंबाइंड फॉर्म मेरा स्मिथ चार्ट बोला जाएगा। तो अगर मैं इस गामा को यानी इस वाले गामा को, ठीक है, गामा आर प्लस जे गामा आई यानी इस वाले टर्म में रिप्रेजेंट करूं, ठीक, और यहां पर मैंने इस गामा में जेड नॉट से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बना, ये बना स्मॉल जेड एल माइनस वन डिवाइड बाई स्मॉल जेड एल प्लस वन। तो मैंने इस फॉर्म में इसको लिख लिया। अब मेरा काम क्या है, मेरा काम यह है कि मैं इस गामा आर और गामा आई को सेपरेट कर पाऊं, ठीक है, ये मेरा काम है। तो मैंने गामा आर और गामा आई को सेपरेट कर लिया। कैसे, गामा आर प्लस जे गामा आई, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड इंपीडेंस अगर मैं इस ZL की वैल्यू देखूं तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया, कुछ इस तरीके से कर लिया। देखो ZL माइनस वन
डिवाइड बाई जेड एल प्लस 1 को अगर मैं इससे इक्वेट कर दूंगा तो इस प्रोडक्ट इस वाले गामा आर प्लस जे गामा आई की मल्टीप्लाई होगी जेड एल प्लस 1 से, है ना। जेड एल यहाँ पर कॉमन है, तो जेड एल अगर मैं कॉमन ले लूँ और जेड एल वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाऊँ तो अल्टीमेटली मैं जितने भी रेजिस्टेंस, जितने भी सर्कल्स को शो कर रहा हूँ वो एक नॉर्मलाइज्ड इंपीडेंस के सर्कल्स ही हैं, यानी वो रेजिस्टेंस सर्कल आर और इंपीडेंस सर्कल, रिएक्टेंस सर्कल एक्स बन जाएंगे। तो मैं इस ZL की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लूं और वहां से मैं R और X की इक्वेशंस को आइडेंटिफाई कर सकता हूं बाय सेपरेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द गामा, द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने इस इक्वेशन में R की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लिया। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करूंगा, तो जो रियल पार्ट आएगा वो आएगा मेरा ये, ठीक है। मतलब सीधे सीधे मैं उन दोनों के स्क्वायर को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लूंगा, तो ये R की इक्वेशन आएगी। सिमिलरली ये मेरी X की इक्वेशन आएगी, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशंस आ गई। अगर मैं इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से, है ना, कुछ ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन देखूं, बनाऊं, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरी ये बन जाएगी, ठीक है। अगर मैं गामा आर में से, यानी रियल पार्ट ऑफ द गामा यानी गामा आर, रियल पार्ट ऑफ द गामा, उसमें मैं आर डिवाइड बाई 1 प्लस आर को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर दूं, ठीक है, और गामा आई स्क्वायर जोड़ दूं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 1 ओवर 1 प्लस आर। नाउ दिस इक्वेशन कैन be compared with the standard equation of the circle which represents x minus a square plus y minus b square equal to c square, where c is the circle radius, a and b are the coordinates, वो उनके सेंटर पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। जो उसका सर्कल की रेडियस के लिए कैलकुलेट करने के जो सेंटर पॉइंट्स होते हैं वो मेरे a और b से आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो अगर मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करता हूं, है ना, और अगर मैं इमेजिनरी पार्ट वाली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन बनाता हूं एक्स सर्कल की फॉर्म में, यहाँ पर मैंने आर सर्कल की फॉर्म में बनाया था, यहाँ पर मैं एक्स सर्कल की फॉर्म, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, हालांकि आपको इसकी जरूरत नहीं है, आपको ये याद नहीं रखना, ठीक है। ये इक्वेशन से मैं बेसिकली इसमें चार्ट को डिराइव करूंगा, इसलिए आपको थोड़ा सा वहां पर याद समझना है बस, अदरवाइज नो नीड टू रिमेंबर, ठीक है। तो वो चीज क्या होगी, दैट विल बी, ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा तो ये ए और बी ये तो मेरे हो जाएंगे सेंटर पॉइंट्स, ठीक है, और सी मेरी हो जाएगी रेडियस ऑफ द सर्कल। अब अगर ये सारे आर के फॉर्म में रिप्रेजेंट है तो ये आर सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी, और अगर ये सारे के सारे मैं एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं तो ये एक्स सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, ये आर सर्कल इक्वेशन और दूसरी वाली एक्स सर्कल इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, या एक्स सर्कल्स बोल दो या आर्क्स बोल दो, उनकी इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस मैंने डिराइव कर ली आर और एक्स की, और इन आर और एक्स की इक्वेशंस को मैं अगर इनसे कंपेयर करता हूं, यहाँ पर मैंने एच और के लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेंटर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। यहाँ पर अगर मैं इसको देखूं तो ए विल बी द रेडियस एंड एच एंड के, ठीक है, एच एंड के ये मेरे उस सर्कल का सेंटर हो गया। वहां पर मैंने लिया है जो आपको अभी पीपीटी में लिख करके दिया है, वहां लिया है x माइनस ए वाई माइनस बी इक्वल टू सी, तो c विल बी द सर्कल रेडियस एंड a कॉमा b इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 से कंपेयर करोगे तो गामा r और गामा i का जो सेंटर पॉइंट है वो कितना आ गया, r कॉमा 1 प्लस r डिवाइड बाई 1 प्लस r कॉमा 0, ठीक है। देखो आप इस इक्वेशन में आप देख सकते हो, इसी क्वेश्चन में आप देखो तो ये अगर x माइनस ए है तो a कितना आया, a आया r डिवाइड बाई 1 प्लस r, और यहाँ पर y माइनस बी का होल स्क्वायर है तो b तो 0 है, ठीक है, केवल y स्क्वायर है, तो ये a यानी r ओवर 1 प्लस r और b यानी 0, और रेडियस कितनी हो गई 1 ओवर 1 प्लस r। सिमिलरली x सर्कल के लिए ये हो जाएगा 1 कॉमा 1 बाई एक्स, ये हो गया सेंटर, और 1 बाई एक्स विल बी दी रेडियस। तो इन दोनों ही चीजों को मैं कुछ यहाँ पर इस फॉर्म में लिख दूंगा। यहाँ पर मैं गामा आर और गामा आई, एक्स और वाई, एक्स और आर सर्कल्स के लिए मैं रेडियस की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। रेडियस कितनी हो गई, आर रेडियस इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस आर। सिमिलरली अगर मैं इक्वेशन 2 से कंपेयर करूंगा तो मेरे सेंटर पॉइंट्स होंगे 1 ओवर 1 बाई एक्स और रेडियस कितनी होगी 1 बाई एक्स। तो ये चीज ऑलरेडी हम देख चुके हैं।
नाउ अगर मैं इन सारी वैल्यूज को प्लॉट करूं, ठीक है, तो मैं आर सर्कल की पहले बात करता हूं। आर सर्कल के लिए नॉर्मलाइज रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 से लेकर के इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली अगर 0 है तो रेडियस कितनी होगी? आर की वैल्यू 0 रख दो, रेडियस हो जाएगी 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0 यानी 1, ठीक है। अगर मैं आर की वैल्यू 0 रखता हूं तो सेंटर पॉइंट कितना होगा? 0 डिवाइड बाई 0 प्लस 1 यानी 0 डिवाइड बाई 1 यानी 0 कॉमा 0 यानी 0 कॉमा 0। सिमिलरली अगर आर की वैल्यू है 0.5, 1/2, तो दिस विल बी 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.5 यानी 1 डिवाइड बाई 1.5, 2/3। तो ये मेरी 2/3 रेडियस हो गई और सेंटर हो गया 0.5 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.5 यानी 1/2 डिवाइड बाई 3/2, दैट मीन्स 1/3। तो ये मेरी सेंटर पॉइंट आ गया 1/3, 0। सिमिलरली 1 के लिए ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 यानी 1/2, और ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, दैट मीन्स 1/2, 0। तो 1/2, 0। ऐसे मैं कई सारे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लूंगा। ये सारे पॉइंट्स बेसिकली मेरे को आर सर्कल्स को प्लॉट करने के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। ये निकाल लोगे। इन्फिनिटी के लिए कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी के लिए 1 डिवाइड बाई 1 प्लस इन्फिनिटी विल बी रेडियस यानी 0 रेडियस, ठीक है। और सेंटर कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी डिवाइड बाई 1 प्लस इन्फिनिटी, दैट मीन्स एल हॉस्पिटल से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 1, ठीक है, एंड द अदर पॉइंट इज 0, सो दिस विल बी 1, 0। सो इन्फिनिटी रेजिस्टेंस के लिए हम शो कर सकते हैं सेंटर पॉइंट कितना होगा? 1, 0, और रेडियस कितनी होगी? 0 के लिए, और बाकी सारे पॉइंट्स को भी सिमिलरली वी कैन सॉल्व लाइक दैट, ठीक। इसी तरीके से हम एक्स आर सर्कल्स को अगर हम प्लॉट करके देखें तो कैसे होंगे? देखो मैंने गामा आई और गामा आर ये दोनों एक्सेस अलग अलग मेंशन कर लिए। गामा आर मतलब रियल एक्सिस, गामा आई मतलब इमेजिनरी एक्सिस। इधर मेरा गामा आई है, इधर मेरा गामा आर है। नाउ ये सबसे बड़ा सर्कल जो है इसको बोलते हैं आर इक्वल टू 0 सर्कल, ठीक है। अब अभी आप ध्यान से देखो, इसका सेंटर कितना है? इसका सेंटर है 0, 0, ठीक है। इसका सेंटर कितना है? गामा आर भी 0 है, गामा आई भी 0 है, तो ये इसका सेंटर कितना हो गया? 0, 0, और रेडियस कितनी हो गई? रेडियस हो गई 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा सर्कल क्या हो गया? आर इक्वल टू 0 सर्कल हो गया। ऐसे ही दूसरा सर्कल मैं प्लॉट कर सकता हूं। आर इक्वल टू इन्फिनिटी वाला कौन सा होगा? आर इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए सेंटर हो 1, 0, मतलब 1 में रियल और इमेजिनरी में 0, रियल पे 1, इमेजिनरी पे 0, तो ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट। और चूंकि आर इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए रेडियस कितनी है? 0, तो रेडियस 0 मतलब ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ये आर इक्वल टू इन्फिनिटी वाला पॉइंट है, और ये आउटर सर्कल, आउटर मोस्ट सर्कल, ये मेरा आर इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है, ठीक। अब इसके बीच में कई सारे पॉइंट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आर इक्वल टू 5 पॉइंट है, ये आर इक्वल टू 1 पॉइंट है, ये आर इक्वल टू 0.5 पॉइंट है, एंड सो ऑन, ठीक है। आप प्रीवियस इक्वेशन जो मैंने अभी जो चार्ट बनाया था, चार्ट के अंदर अलग अलग वैल्यूज रखते चले जाओ, तो आप देखोगे कि आपका सेंटर हमेशा इस लाइन पर, रियल लाइन पर ही आ रहा है, क्योंकि इमेजिनरी में सेंटर वैल्यू कितनी है? 0 है ना। 1 डिवाइड बाई आर 1, 1, ठीक है। दिस इज दी रेडियस, सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट ये है आर डिवाइड बाई आर प्लस 1 है, ठीक है। तो ये मेरा सेंटर पॉइंट है, और रेडियस कितनी है? 1 डिवाइड बाई आर प्लस 1, यही है ना, शायद यही है। अभी देख लेते हैं एक बार, 1/1 प्लस आर और आर ओवर 1 प्लस आर प्लस 0, ठीक है, हाँ यही है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर मैं ये देखूंगा तो ये सेंटर पॉइंट्स आ जाएंगे, और ये मेरी रेडियस हो जाएगी। इन दोनों को मैं आराम से प्लॉट करके कुछ इस शेप में लिख सकता हूं। यहां तक क्लियर है? जल्दी से बताओ हाँ या ना। बच्चों जल्दी से बताओ। यस यहां तक क्लियर है? ठीक है, यस आर सर्कल समझ में आ गया। अब बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम एक्स सर्कल को प्लॉट कर लेंगे। एक्स के लिए रेडियस कितनी थी? 1/x, और सेंटर कितना था? 1, 1/x। तो x की वैल्यू 0 हो तो रेडियस कितनी होगी? सेंटर कितना होगा? 0.5 हो तो रेडियस कितनी होगी? सेंटर कितना होगा? एंड सो ऑन। ये टेबल हम बना सकते हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है। 0 है तो 0, 1 डिवाइड बाई 0 यानी इन्फिनिटी रेडियस, और सेंटर कितना हो गया? 1 इन्फिनिटी। और अगर इन्फिनिटी है तो 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी यानी 0, और सेंटर कितना हो गया? 1, 1 बाई इन्फिनिटी यानी 1, 0। तो ये सारी टेबल को मैं फॉर्म कर सकता हूं, और ये पूरी टेबल किसके लिए होगी? एक्स सर्कल्स के प्लॉट करने के लिए होगी, ठीक। अब इसको हम और देख लेते हैं। ये मेरा रियल और इमेजिनरी पार्ट है, रियल और इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, गामा आर और गामा आई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले आउटर सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये जो बीच वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये जो बीच वाली लाइन है,
दैट लाइन इज हैविंग अ रेडियस ऑफ इंफिनिटी, दैट लाइन इज हैविंग अ रेडियस ऑफ इंफिनिटी, है ना। और सेंटर पॉइंट क्या है इसका, सेंटर पॉइंट है, जल्दी बोलो, 1,1/x, 1,1/x इज द सेंटर, है ना, ये सेंटर पॉइंट है, और 1/x ये मेरी रेडियस है, ठीक है। आप मुझे बताओ अगर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो 1/x यानी इन्फिनिटी रेडियस, इन्फिनिटी रेडियस मतलब ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट रेडियस। अब ऐसी ही क्यों बनाई है मैंने, ये क्यों नहीं बनाई, ये वाली क्यों नहीं होगी, ये वाली इसलिए नहीं होगी क्योंकि सेंटर पॉइंट क्या है, सेंटर पॉइंट है 1, इंफिनिटी। यहां पर 0 0 था तो 1 होगा यहां पर और इंफिनिटी होगा ऊपर की तरफ, ठीक है, सपोज इंफिनिटी। तो अगर यहां से एक इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल बनाता हूं तो वो क्या होगा, ये पैरेलल लाइन होगी टुवर्ड्स दी रियल एक्सिस, ठीक है। तो ये x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट हो गया। x इक्वल टू इंफिनिटी वाला पॉइंट होगा जब मैं इंफिनिटी रखूंगा तो 1,0, 1,1/इंफिनिटी यानी 1,0 यानी 1,0 यानी ये वाला पॉइंट। दिस पॉइंट इज अज्यूम्ड टू बी, दिस पॉइंट इज अज्यूम्ड टू बी x इक्वल टू इंफिनिटी पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट मेरा क्या होगा, x इक्वल टू इंफिनिटी वाला पॉइंट, ठीक। सिमिलरली x इक्वल टू 0.5, ठीक है, x इक्वल टू 0.5 मतलब 1,1/2 यानी 1,2, रेडियस होगी 1,2, 1 यहां से लेके 1 और 2 यानी यहां अगर रेडियस है तो उसका 1, ये जो है, ये अगर सेंटर पॉइंट है तो उसके लिए ये जो आर्क है, दिस आर्क विल बी रिप्रेजेंटेड बाय x इक्वल टू 0.5। माइनस 0.5 होगा अगर, तो क्या होगा, अगर माइनस है तो 1,1/-0.5, दैट मीन्स 1,-2, तो 1,-2 मतलब 1,-2 नीचे की तरफ आएगा, and that is why we are representing x equal to -0.5 here, ठीक है। Similarly x equal to 1 मतलब 1,1 डिवाइड बाई 1 यानी 1,1 सेंटर हो जाएगा और रेडियस होगी 1। सिमिलरली -1 के लिए नीचे की तरफ, 5 के लिए ऊपर, -5 के लिए नीचे एंड ऑन। तो ये सारे के सारे सर्कल्स क्या बन जाएंगे, x सर्कल्स बन जाएंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है, बोलो जल्दी। यस सर। वेरी गुड। नाउ अगर मैं कंबाइंड फॉर्म में कर देता हूं तो कंबाइंड फॉर्म में कुछ ये बन जाएगा। यहां पर आप ध्यान से देखो, मैंने गामा आर और गामा आई हटा दिए हैं। इधर गामा आर था, नहीं लिखा मैंने, इधर गामा आई था, नहीं लिखा मैंने, लेकिन सेंटर पॉइंट मैंने मेंशन करा है। ये जो सेंटर पॉइंट है ना, दिस सेंटर पॉइंट इज कंसिडर्ड टू बी अ परफेक्ट मैच पॉइंट, यानी अगर मैं इस परफेक्ट मैच पॉइंट यानी गामा इक्वल टू 0 वाले पॉइंट तक आ पाऊं, दैट विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर मी। इससे इधर जाता हूं तो भी मेरी मिसमैचिंग होती है, इससे इधर जाता हूं तो भी मेरी मिसमैचिंग होती है ना, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो मुझे मिलता है शॉर्ट सर्किट पॉइंट। हमने 3 पॉइंट डिस्कस करे थे, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट और परफेक्ट मैच, ठीक है, मैचिंग। तो शॉर्ट सर्किट ये एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट है स्मिथ चार्ट का, ओपन सर्किट यानी इंफिनिटी, अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस देता हूं तो वो है ओपन सर्किट वाला पॉइंट, ये एक्सट्रीम राइट मोस्ट पॉइंट है स्मिथ चार्ट का। और जो सेंटर पॉइंट है दैट इज द परफेक्ट मैच वेयर वी फाइंड द गामा एल रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट एट डिस्टेंस इज 0, ठीक है। आप देखो ध्यान से, ये जो कंप्लीट सर्कल्स हैं, ये सर्कल्स मैंने बोले हैं आर सर्कल्स, देखो आर सर्कल्स, ये पूरा सर्कल, ये वाला, ये वाला, ठीक है, या ये वाले, या ये वाले, ये तीनों, या बहुत सारे, ये पूरा सर्कल है ना, ये सर्कल्स क्या है, आर सर्कल्स हैं। और जो आर्क्स हैं, ये आर्क या ये आर्क या नीचे वाले तरफ, ये सारे के सारे क्या हैं, ये मेरे एक्स सर्कल्स हैं, ठीक है। आर्क्स हैं मेरे एक्स सर्कल्स और ये मेरे कंप्लीट सर्कल्स हैं आर सर्कल्स, ठीक है। उसके बाद ये स्मिथ चार्ट कुछ ऐसा देखने में लगता है, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूं कि स्मिथ चार्ट में बेसिकली कैसे हम क्या क्या पैरामीटर लिखे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, ये जो पॉइंट है ना इस स्मिथ चार्ट का, ये पॉइंट है सेंटर पॉइंट, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज सेंटर पॉइंट, दिस पॉइंट इज सेंटर पॉइंट, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं एक्सट्रीम लेफ्ट में जाता हूं, एक्सट्रीम लेफ्ट में जाता हूं तो देखो आप, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये तो सारे, ये जो चीज है यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, ये स्केल है। आपको स्केल को नहीं देखना अभी, आपको केवल इस चार्ट को देखना है। तो इस चार्ट का ये वाला पॉइंट
एक्सट्रीम लेफ्ट, ये वाला पॉइंट जहां पर मैंने ये हाथ रख रखा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट मेरा क्या है, ये पॉइंट है शॉर्ट सर्किट पॉइंट। अगर मैं राइट साइड में जाऊं तो देखो आप सर्कल्स, ये सर्कल्स बढ़ते जा रहे हैं, छोटे छोटे होते जा रहे हैं, रेडियस छोटी होती जा रही है, ठीक है। ये जो ये वाला पॉइंट है, ये इस स्केल से जस्ट पहले वाला पॉइंट, ये पॉइंट है मेरा x इक्वल टू इन्फिनिटी वाला पॉइंट। x और r दोनों इन्फिनिटी है यहाँ पे, ठीक। आप ध्यान से देखो, ये जो मेरे सर्कल्स है ना, ये पूरे सर्कल्स आप देखो, कई सारे सर्कल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, ये ऐसे कई सारे सर्कल्स हैं। यहाँ पर इन सर्कल्स पे यहाँ इस सेंटर पॉइंट पर आपको कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं। ये वैल्यूज हैं, ये आर सर्कल्स की वैल्यूज हैं, ठीक है। आप देखो आर्क सर्कल की वैल्यू 1 मेरा सेंटर पॉइंट वाला सर्कल था। मैंने आपको जब आर सर्कल्स बना करके दिखाए थे तो ये 1 वाला सर्कल दिखाया था, ठीक है। जैसे जैसे मैं लेफ्ट साइड में जाते जा रहा हूं वैसे वैसे आर और एक्स सर्कल्स की वैल्यू कम होती जा रही है, मतलब मैं शॉर्ट सर्किट वाले पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। ये वाला पॉइंट मेरा क्या है, शॉर्ट सर्किट वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर 1 है, तो धीरे धीरे अगर मैं बढ़ते जा रहा हूँ, आर सर्कल्स की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू बढ़ रही है, तो आर सर्कल्स का साइज बढ़ रहा है, तो ओपन सर्किट की तरफ ना जा करके मैं शॉर्ट सर्किट की तरफ जा रहा हूं, मतलब मैं आर की वैल्यू को कम करता जा रहा हूं। देखो ध्यान से, यहां पर अगर 1 है तो यहां पर 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 और 0, ये वैल्यूज लिखी है। इसके बाद हम चलते हैं एक्स सर्कल्स पे। एक्स सर्कल्स पे आपको देखो ये जो आर्क दिख रहे हैं ना, ये आधे सर्कल्स, सेमी सर्कल्स, ये ऊपर की तरफ जितने भी आर्क्स हैं, इन आर्क सर्कल्स में ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिख रखी हैं। तो ये जो वैल्यूज है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको वैल्यू दिखाऊं 1, ठीक है। 1 वैल्यू कहाँ है, 1 वैल्यू है ये 1.0, ठीक है। अब इससे अगर मैं इधर की तरफ जाऊंगा तो मुझे एक्स सर्कल की वैल्यू बढ़ती मिलेगी, इधर की तरफ जाऊंगा तो एक्स सर्कल की वैल्यू घटती मिलेगी। ये वाली वैल्यू है 1, यहाँ पर देखो 1.0 लिखा है, तो इधर जाऊंगा तो 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 एंड 0, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं उधर जाऊंगा तो 1.2, 1.4, 1.6, 1.82 एंड देन 3, देन 4, देन 5, देन 10, देन 20, 50, 100, इन्फिनिटी, ठीक है। ये होगी पॉजिटिव वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं नीचे देखता हूं तो नीचे होती है नेगेटिव, तो यहां पर मैंने नेगेटिव है नहीं, लिखा नहीं है, चार्ट के अंदर लिखा नहीं होता, बट चूंकि बाय डिफॉल्ट आप नीचे की तरफ हो तो आप बाय डिफॉल्ट एक्स सर्कल्स को क्या मानोगे, नेगेटिव मानोगे, ठीक है। एक्स सर्कल को नेगेटिव, तो यहाँ पर ये -0.1, -0.2, -0.3, -0.4 एंड सो ऑन -1। सिमिलरली -1.2, -1.4, -1.8, माइनस एंड सो ऑन अप टू -50, 100, जो भी, ठीक है। तो ये सारी नीचे वाली वैल्यूज माइनस है, ऊपर वाली सारी वैल्यूज प्लस है, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर एंगल भी मेंशन कर सकते हो आप, ये 20 डिग्री, 30 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये सारे एंगल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो चीज है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और एंगल ऑफ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ठीक है। अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ जाओगे दैट मीन्स यू आर मूविंग टुवर्ड्स जनरेटर, और राइट साइड की तरफ जाओगे दैट मीन्स यू आर मूविंग टुवर्ड्स लोड, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, अगर आप यहाँ से उधर की तरफ मूव करोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे, दैट मीन्स यू आर मूविंग टुवर्ड्स जनरेटर, ठीक है, यू आर मूविंग टुवर्ड्स जनरेटर। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर ट्रांसमिशन लाइन में देखूं तो ट्रांसमिशन लाइन वाले सर्किट में अगर मुझे लोड इंपीडेंस दे रखा हो, मतलब मुझे आउटपुट वाले साइड पता है, तो आउटपुट वाले साइड से अगर मैं लेफ्ट में जाऊंगा दैट मीन्स आई एम मूविंग टुवर्ड्स इनपुट, है ना। तो ये ट्रांसमिशन लाइन के करस्पॉन्डिंग जो स्मिथ चार्ट मैंने प्लॉट करा है, ये स्मिथ चार्ट मेरा है लोड इंपीडेंस के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि लोड इंपीडेंस से ही मैंने क्या निकाला है, गामा आर और गामा आई की वैल्यूज निकाली है, यानी सर्कल्स और आर्क्स की वैल्यू निकाली है, इक्वेशंस निकाली है। दैट मीन्स आई शुड मूव टुवर्ड्स द जनरेटर। तो अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा दैट मीन्स आई एम मूविंग टुवर्ड्स जनरेटर, और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा दैट मीन्स आई एम मूविंग टुवर्ड्स लोड। तो ये जो डिस्टेंस है वेवलेंथ, ये आप देखोगे वेवलेंथ टुवर्ड्स लोड, और राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज अगर आप जाओगे इस वाले पॉइंट से तो ये है वेवलेंथ टुवर्ड्स जनरेटर, ठीक है। अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखो, ये मेरा 0.25 वाला पॉइंट है, 0.24, 0.23, 0.22, 0.21 एंड सो ऑन, और यहाँ पर मैं 0 शुरू करता हूँ, 0.0, 0.1, 0.02, 0.05, 0.06, 0.07 एंड सो ऑन, कहाँ तक पहुंचेगा,
0.25 पर पहुंचेगा। यानी अगर मैं आधा चक्कर लगाता हूं इस पूरे सर्किल का तो मैं 0.25 चलता हूं। अगर मैं और चलूं 0.26, 0.27, 0.28, 0.29 एंड सो ऑन, 0.45, 0.46, 0.47, 0.48, 0.49, 0.5, यानी 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन विल गिव मी हाफ डिस्टेंस, यानी आधा डिस्टेंस चल पा रहा हूं मैं अगर मैं 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन ले रहा हूं, है ना। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इज अ रेशियो विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, यानी लैम्डा, है ना। यानी ये जो डिस्टेंस है, ये मैंने आपको यहां लिख रखा है वेवलेंथ टूवर्ड्स जनरेटर। मतलब अगर ये वेवलेंथ मानी जाए तो दिस 0.49 लैम्डा इज बेसिकली वो डिस्टेंस है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में, जिस पॉइंट से मैं जिस पॉइंट पर मेरे को लोड दे रखा है और जिस पॉइंट पर मैं एक्चुअल में आना चाह रहा हूं, ठीक है। तो वो मेरा क्या है, वेवलेंथ है। तो ये 0.48, 0.49, 0.1, 0.2 ये क्या चीज है, ये सारी वेवलेंथ है, वेवलेंथ के रेशियोज है, ठीक है। तो अगर आपको 0.5 लैम्डा इक्वल टू 360 डिग्री है तो 1 लैम्डा इक्वल टू कितना होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 720 डिग्री। तो 720 डिग्री चलूंगा मैं तो मुझे एक वेवलेंथ चलना कंसिडर करा जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे वेवलेंथ टुवर्ड्स लोड जाना हो तो ऑब्वियसली यहां पर मैं 0.0 ये वाला मानूंगा, 0.00, 0.1, 0.02, 0.03 एंड सो ऑन। तो आप देखो इसके अंदर वाली साइड में क्या लिखा है, यहां पर लिखा है 0.25 इस वाली साइड में, ठीक है। ये वेवलेंथ टुवर्ड्स लोड वाली जनरेटर वाली साइड थी, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं, ठीक है। और सिमिलरली यहां पर मैं देखते जा रहा हूं तो यहां पर ये अंदर वाली वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं और ये वैल्यू यहां पर 0.48, 0.49, 0.5 हो गई, ठीक। तो ये वैल्यूज बेसिकली वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू हाफ वेवलेंथ, ये चीज मुझे ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया, जल्दी से बोलो। ये आपको इसमें चार्ट मैं क्या कहते हैं टीम्स वाले ग्रुप पे भेज दूंगा, व्हाट्सएप भी कर दूंगा, आप वहां पर इसको और अच्छे से समझ पाओगे। ये तो इमेज की फॉर्म में थोड़ा सा डिस्प्ले सही से नहीं आ रहा, लेकिन जब आपको इसकी पीडीएफ भेजूंगा तो आप जूम करके देख लेना, जो चीज मैंने बताई है वो चीज एक्चुअल में वही चीज वहां पर लिखी हुई है, दिख रही है, ठीक है, साफ साफ। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कोई एक इनपुट इंपीडेंस या लोड इंपीडेंस पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मुझे उस ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस पता होना चाहिए। अब अगर मुझे ये दोनों चीजें पता है, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले मुझे निकालना है लोड इंपीडेंस और कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का रेशो, नॉर्मलाइज्ड इंपीडेंस निकालना है मुझे, नॉर्मलाइज्ड इंपीडेंस, ठीक है। नॉर्मलाइज्ड इंपीडेंस चाहे तो Zn भी हो सकता है और ZL भी हो सकता है, ठीक है। Zn है तो Zn डिवाइड बाई कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, या लोड इंपीडेंस है तो ZL डिवाइड बाई कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, ठीक है। तो या तो मुझे ये निकालना है या तो मुझे ये निकालना है, ठीक है। उसके बाद सपोज मुझे लोड इंपीडेंस गिवन है, मैंने लोड इंपीडेंस से कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस को डिवाइड करके नॉर्मलाइज्ड लोड इंपीडेंस निकाल लिया, ठीक है। ये स्मॉल ZL मतलब नॉर्मलाइज्ड लोड इंपीडेंस। फॉर एग्जांपल मैंने माना कि इसकी लोड इंपीडेंस की वैल्यू दे रखी थी 50 प्लस J150, है ना, और कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस दे रखा था 100। तो मैंने उन दोनों को डिवाइड कर दिया, 50 डिवाइड बाई 100 कितना आया, 0.5, और 150 डिवाइड बाई 100 कितना आया, 1.5। तो रियल पार्ट कितना आया, 0.5, इमेजिनरी पार्ट कितना आया, 1.5। तो यहाँ पर R सर्किल की वैल्यू कितनी हुई, 0.5, और X सर्किल की वैल्यू कितनी हुई, 1.5। आप ध्यान से देखो इस पूरे स्मिथ चार्ट में मुझे 0.5 R सर्किल यानी कंप्लीट सर्किल 0.5, ये कंप्लीट सर्किल्स है ना। कंप्लीट सर्किल 0.5 कहां दे रखा है, 0.5 दे रखा है यहाँ, ये वाला सर्किल मेरा R इक्वल टू 0.5 सर्किल है ये, ठीक है। दिस इज R इक्वल टू 0.5 सर्किल, ठीक है, ये वाला, ठीक है। सिमिलरली x इक्वल टू 1.5, x इक्वल टू 1.5 देखो ये वाली सर्किल्स की वैल्यू x वाली थी, तो ये 0.1, 0.2, 0.5, 0.6, 1, 1.5 ये आ गया, 1.5 यानी ये वाला सर्किल, यानी ये पूरा आर्क, ये वाला जो पूरा आर्क है, ये पूरा आर्क जो है मेरा ये क्या है, x इक्वल टू 1.5 सर्किल, ठीक है बच्चों। अब मुझे इन दोनों का क्रॉस सेक्शन निकालना है। देखो इन दोनों क्रॉस सेक्शन कहां होगा, यहां पर होगा, ये वाला पॉइंट मेरा क्रॉस सेक्शन पॉइंट होगा, ठीक। इस पॉइंट को मैं बोलता हूं P पॉइंट, ये जो पॉइंट है मेरा P पॉइंट है, और ये जो 1
आर्क 1 रेडियस वाला सर्किल है, ये मेरा O ओरिजिन पॉइंट है, सेंटर है इस पूरे सर्किल का, ठीक है, इस पूरे स्मिथ चार्ट का। तो इस O और P डिस्टेंस को मैं कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, और फिर मैं ये चीज कैलकुलेट करूंगा। O से लेकर के P तक आपने एक लाइन खींची और उसको लास्ट R = 0 वाले सर्किल तक प्लॉट कर लिया। यहां पर इस वाले पॉइंट को बोलो P और इस वाले पॉइंट को बोल दिया आपने P'। अब आप क्या करोगे, आपको गामा, दो चीजें निकालनी है गामा के अंदर, एक उसका मॉड पार्ट यानी रियल पार्ट मैग्नीट्यूड, और एक उसका एंगल, ठीक है। तो अगर आपको रियल पार्ट मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करोगे आप, अगर यहां से लेकर के यहां तक ये वाली वैल्यू को आपने 1 कंसीडर कर लिया, नॉर्मलाइज्ड 1, ठीक है, तो अगर इसको देखो, अगर ये यहां से लेकर के यहां तक OP'1 है, तो OP की वैल्यू कितनी है, 1 से छोटी होगी, ऑब्वियसली गामा की वैल्यू मुझे पता है 0 से लेकर के 1 तक की होती है। तो अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू पता है, OP' पता है, OP को मैं और OP' को मैं स्केल से कैलकुलेट कर सकता हूं। सपोज एक वैल्यू आई 0.28, एक वैल्यू आई 1.25, तो यहां से मैं रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकाल सकता हूं। हालांकि ये ज्यादा लग रही है, ये ऑलमोस्ट 1 के आसपास होगी अगर ये 1.25 है, ठीक है, तो 1.00 सपोज फॉर एग्जांपल डिवाइड बाय 1.25, दैट विल बी मॉड ऑफ गामा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ये एंगल कैलकुलेट कर लूं, यहां से लेकर के ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लूं, तो दिस एंगल विल बी कंसीडर्ड एज थीटा गामा, ठीक है। ये आ गया, ये दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे, OP डिवाइड बाई OP', ये मुझे मैग्नीट्यूड दे देगा, और ये एंगल मैं सीधे सीधे प्रोटेक्टर से आइडेंटिफाई कर सकता हूं, ये मेरा क्या हो जाएगा, थीटा गामा। अगर आपके पास प्रोटेक्टर नहीं है तो इस स्मिथ चार्ट के ऊपर यहाँ पर एंगल भी गिवन है, आप वहां से भी मेंशन कर सकते हो, इस लाइन को एक्सटेंड कर दो और वहां से एग्जैक्ट एंगल आइडेंटिफाई कर दो। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इस OP रेडियस का, ये अगर रेडियस है मेरी, तो इस OP रेडियस का एक सर्कल प्लॉट करना है सेंटर्ड एट O, ठीक है, रेडियस OP का एक सर्कल सेंटर्ड एट O को सेंटर मान करके मुझे OP रेडियस का एक सर्कल प्लॉट करना है। ये मैंने रेड लाइन से दिखा रखा है। ये लाइन आपका रियल पार्ट आगे की तरफ जिस भी पॉइंट से कट करेगा, टच करेगा, है ना, इस वाले पॉइंट को, उस पॉइंट पर जो R सर्किल की वैल्यू होगी ना, उस पॉइंट पर जो R सर्किल की वैल्यू है, देखो आप उस पॉइंट पर R सर्किल की वैल्यू कितनी है, ये 4 है, इस वाले पर 4 है, इस वाले पर 5 है, इस वाले पर 6, 7, 8, 9, यहाँ पर 10, ठीक है। तो ये वैल्यू लगभग कितनी होगी, ये वैल्यू लगभग 6, 7 के आसपास होगी, 7 के आसपास होगी। तो वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो विल बी 7। The value of the R circle, I'm again repeating, इस OP वाले सर्किल का रेडियस मान करके, अगर आप O को सेंटर मान करके एक रेडियस मान करके एक रेडियस प्लॉट सर्किल प्लॉट करोगे, तो वो सर्किल रियल एक्सिस पर राइट साइड में जिस भी पॉइंट पर टच करेगा, उस पॉइंट पर R सर्किल की जो वैल्यू होगी, दैट विल बी स्टैंडिंग वेव रेशियो SWR, ठीक है। आपको ये SWR मिल गया। तो अगर आपको गामा पता है तो ऑटोमेटिकली आप SWR में आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बीटा, ठीक है। बीटा कितना होता है, हम जानते हैं बीटा होता है ω/v, तो बीटा इंटू L आप निकालोगे, ठीक है। बीटा इंटू L कितना हो जाएगा, ω/L/v, ठीक है। तो बीटा L ω/L/v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल आपको ओमेगा दे रखा है, F दे रखा है 2 × 10⁻6 हर्ट्ज, 2 मेगा हर्ट्ज दे रखा है, ओमेगा 2πf होता है, ठीक है। L की वैल्यू दे रखी है आपको 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और वेलोसिटी दे रखी है आपको 0.6 × 3 × 10⁸, 1.8 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड दे रखी है। तो यहां से आपको ये एंगल मिल जाएगा, दैट एंगल इज 2π/3, फॉर एग्जाम्पल 120 डिग्री, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको लोड इंपीडेंस गिवन है ZL, आपको क्या निकालना है, आपको इनपुट इंपीडेंस निकालना है। तो आपको कितना चलना पड़ेगा, 120 डिग्री चलना पड़ेगा। तो आप इस पॉइंट से, OP वाले पॉइंट से 120 डिग्री क्लॉकवाइज चलोगे, टुवर्ड्स जनरेटर चलोगे, टुवर्ड्स जनरेटर मतलब इनपुट इंपीडेंस की तरफ चलोगे, ठीक है। टुवर्ड्स जनरेटर मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट, ये पॉइंट सपोज आपको मिला है ना, यहां पर चले आप, तो ये पॉइंट मिला, इस पॉइंट को आप O से मिला दोगे, इस वाले पॉइंट को आप O से मिला दोगे,
तो इस कांस्टेंट रेडियस वाले सर्किल से आप जब ये पॉइंट टच करेगा, दैट पॉइंट विल बी दी नॉर्मलाइज्ड इनपुट इंपीडेंस। ठीक है, ये ओपी रेडियस वाले पॉइंट, ओपी रेडियस वाला सर्किल की जो सरकमफेरेंस है, इस सरकमफेरेंस पर आपका ये जो पॉइंट टच करेगा ना, ये वाला जो 120 डिग्री आपने मेजर करा है ना, ओ से मिला इसको, और ये जो पॉइंट आया यहां पर जो आर और एक्स होगा, उस आर और एक्स की वैल्यू से मैं नॉर्मलाइज्ड इनपुट इंपीडेंस निकाल सकता हूं। तो यहां पर देखो आप ध्यान से, यहां पर इस वाले पॉइंट पर मेरा एक्स सर्किल कितना है, 1.5 से लेकर के 2 के बीच में है, और 2 की तरफ ज्यादा है, मतलब सपोज 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट क्या होगा, 1.8 1.9 के आसपास होगा, 1.8 या 1.9, थोड़ा बहुत एरर आ सकती है, तो 1.8 1.9 के बीच में आपने सपोज ये वैल्यू मान ली। ठीक है, तो x की वैल्यू आपने जो भी एज्यूम कर ली वो आपने यहाँ पर कर ली। ठीक है, और इस पॉइंट पर ये x की वैल्यू आएगी, लेकिन माइनस, क्योंकि नीचे की तरफ है तो x की वैल्यू माइनस आएगी, माइनस का सपोज 1.7 आ गया, 1.75 आ गया फॉर एग्जाम्पल। सर 2 मिनट। ठीक है, और आर सर्किल यानी इस पर रेडियस कितनी है, देखो आप ध्यान से, 0.6 यहाँ है, 0.8 यहाँ है, और ये 0.8 और 6 के बीच में है, तो आर सर्किल कितना हो गया, 0.7 हो गया। ठीक है, ये वैल्यू आर की और एक्स की ये आ गई, और आर प्लस जे एक्स मुझे, आर माइनस जे एक्स मुझे पता लग जाएगा, और उसकी अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, नॉर्मलाइज्ड लोड इंपीडेंस मिल जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मलाइज्ड लोड इंपीडेंस वाले पॉइंट थे, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, इनपुट इंपीडेंस मिल जाएगा। तो वो इनपुट इंपीडेंस मैं आराम से निकाल सकता हूं। अब मुझे 2 चीजें और निकालनी हो सकती हैं, एक लोकेशन ऑफ Vmax कि Vmax कहां पर मिल रहा है और Vmin कहां पर मिल रहा है ना। तो Vmax ये वाला पॉइंट है, उससे कितने डिग्री पर, 0 ये वाला पॉइंट, ये Vmax वाला पॉइंट है, तो कितने एंगल पर है, कितने डिग्री पर है, वो आप निकाल सकते हो, Vmax ये आ जाएगा। और Vmin ये वाला पॉइंट है, एक्सट्रीम लेफ्ट वाला पॉइंट। ठीक है, और यहां से इस वाले पॉइंट से ये जो एंगल है पूरा का पूरा, यानी इस वाले एंगल में 180 जोड़ दो, है ना, तो आपको Vmax के साथ साथ Vmin वाला पॉइंट भी मिल जाएगा। यहां से लेके यहां तक ये जो भी एंगल है, दैट विल बी लोकेशन ऑफ Vmin। ठीक है, समझ में आ गया, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। तो हमने स्मिथ चार्ट के लेक्चर में देखा कि कैसे हम स्मिथ चार्ट को बना सकते हैं, आर और एक्स इक्वेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद कौन कौन से पैरामीटर्स हम निकाल सकते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, जैसे कि स्टैंडिंग वेव रेशो, जैसे कि इनपुट इंपीडेंस या लोड इंपीडेंस, जैसे कि लोकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, और अदर पैरामीटर्स लाइक एडमिटेंस भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं z मुझे पता है, उसका इनवर्स निकाल लूंगा, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री ऑपोजिट साइड में अगर मैं ऑपोजिट लाइन खींचूंगा तो दैट विल बी एडमिटेंस। तो वी कैन कैलकुलेट दीज पैरामीटर्स इजीली फ्रॉम दी विद द हेल्प ऑफ स्मिथ चार्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? यस सर। तो फिर हम सेशन एंड करते हैं। ठीक, और कोई डाउट अगर आपको हो तो आप